एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम 4th सेमेस्टर के इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट के फर्स्ट पेपर के आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकम टैक्स इज असेस्ड इन द फॉलोइंग ईयर। आयकर का निर्धारण किस वर्ष किया जाता है? तो ये निर्धारण वर्ष में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एबीसी लिमिटेड इज एन एसएससी विच ऑफ फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन। एक कंपनी है एबीसी, अब बोला है कि वो कौन से करदाता वर्ग में आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द फॉलोइंग इनकम। इनकम टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो टोटल इनकम पर लगाया जाता है। ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाउ मेनी हेड्स क्रॉस टोटल इनकम में बी कॉम्प्यूटेड। तो ये है आपका 5 हेड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम। कौन सा आय का शीर्षक नहीं है? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम लॉटरी ये अदर सोर्सेज का ही पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज्ड एट द रेट विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग। भारत में जो आयकर है वो वसूला जाता है, जो दर होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फिनांस एक्ट के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल। कौन सा अवैधानिक है? तो कर को बचाना, कर का प्रबंध करना या उसका नियोजन करना, ये सब लीगल होते हैं, लेकिन कर की चोरी, टैक्स इवेजन इलीगल होता है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? तो ये लॉफुल होता है, यानी कि वैधानिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज। कर नियोजन क्यों किया जाता है? ताकि टैक्स की लायबिलिटी को कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया में फर्स्ट टाइम टैक्स कब आया था, इनकम टैक्स? तो ये है आपका 1860 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? तो ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 12 महीने का एक अवधि है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन को ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा करेक्ट है। असेसमेंट ईयर जैसे प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से ही वो स्टार्ट हो। प्रीवियस ईयर के साथ भी वही सेम काम है कि वो 12 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का कम भी हो सकता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स। पर्सन का मतलब क्या होता है? तो एचयूएफ, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। विभिन्न शीर्षक से जितने भी आय होते हैं उनको जोड़ने पे क्या बनता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चरल फार्म्स मैनेजर। एग्रीकल्चरल फार्म में एक मैनेजर काम करता है, उसको वेतन मिलता है, तो ये किसके अंडर कर योग्य रहेगा? सैलरी इनकम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु मे बी नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। असाधारण निवासी कौन हो सकता है? पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये या फिर तो रेजिडेंट होंगे नहीं तो नॉन रेजिडेंट होंगे। लेकिन जो एचयूएफ होता है और इंडिविजुअल होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं कि आपके रेजिडेंट हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। रेजिडेंट में भी 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं कि या फिर तो ये साधारण निवासी होंगे नहीं तो असाधारण निवासी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनकम अकरिंग इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर। तो ये ऑल एसएससी होगा, कोई भी भारत में उपार्जित आय है तो वो सबके लिए कर योग्य होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। रेजिडेंस के आधार पर करदाताओं को कितने श्रेणी में विभाजित किया जाता है? तो वो होता है 2। एक होता है आपका रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट को ही 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक तो होगा साधारण निवासी, एक होगा आपका असाधारण निवासी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसिबल फॉर। पाकिस्तान से कोई कृषि आय है तो किसके लिए कर योग्य होगी? तो जो निवासी होगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। किसी भी करदाता की निवासी स्थिति तो वो मे चेंज, मतलब बदल सकती है, जरूरी नहीं कि बदले ही, लेकिन बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर हाउ मेनी डेज अ पर्सन हैज़ टू लिव इन इंडिया टू बिकम रेजिडेंट। किसी भी व्यक्ति को भारत में निवासी बनने के लिए भारत में कितने दिन रहना होता है? तो कम से कम 182 डेज। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच स्टेटस ऑफ कंपनी कैन नॉट हैव रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
निवास की स्थिति से कंपनी करदाता क्या नहीं हो सकती है, तो वो NOR नहीं हो सकती है, असाधारण निवासी नहीं हो सकती है, या फिर तो निवासी होगी नहीं तो अनिवासी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड। कौन से ऐसे आय है जो कर मुक्त है, तो DA हो गया, चाहे CT कंपेंसेंट्री अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गए, ये एग्जेम्प्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जो फॉरेन अलाउंसेस होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर डैश चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन के लिए कर मुक्त होता है शिक्षा भत्ता, तो ये अप टू 2 चाइल्ड यानी कि 2 बच्चों तक के लिए कर मुक्त रहता है। और कितने रुपये, 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। सकल वेतन से कटौती कौन सी मिलती है, तो ये है आपका प्रोफेशनल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैलरी में क्या क्या सम्मिलित है, तो वेजेस, पेंशन और कमीशन ऑन सेल, ये तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, तो ये क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। किसी भी कृषि भूमि से अगर किराया प्राप्त होता है तो कृषि आय होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल। दंडनीय क्या है, तो जो टैक्स इवेजन होता है यानी कि कर की चोरी, ये क्या होता है, इल्लीगल होता है, और अगर इल्लीगल है तो ये क्या होगा, दंडनीय भी होगा। ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 29 है, सैलरी इंक्लूड्स। सैलरी में क्या क्या सम्मिलित है, तो कैश रिसीव्ड, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट, ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड अप टू, तो ये 9.5 है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करवाया हुआ है और वही एज इट इज़ पूछा है या फिर जो समझाया हुआ उससे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, HRA इज। HRA क्या है, तो ये एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्टेड होता है, उसके बाद उस पर टैक्स लगता है, यानी कि पार्शली एग्जेम्प्टेड होता है, पार्शली टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज द हाउस मीन्स। आयकर के उद्देश्य से मकान का आशय क्या होता है, तो ड्वेलिंग हाउस हो गया, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज और गोडाउन, ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ये मॉर्निंग में ही अभी करवाया है कि स्वयं के रहने के लिए अगर मकान है तो उसका वार्षिक मूल्य क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द बेस ऑफ कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी मॉर्निंग में करवाया था कि एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य क्या होता है, इसका आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंस इज नॉट एडमिनिसेबल एक्सपेंस। कौन सा व्यय आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है, तो बेड डेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एक्सरसाइज ड्यूटी, ये सब एडमिनिसेबल होते हैं लेकिन इनकम टैक्स इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ अ डॉक्टर इज कवर्ड। डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है, तो ये प्रोफेशन होता है, बिजनेस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पिक आउट द इनएडिसमेबल एक्सपेंसेस। तो ये अगर क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा होगा तो ये तुरंत हो गया होगा कि आयकर क्या होता है, अस्वीकृत होता है, बाकी सारी चीज़ें स्वीकृत होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इनटेंजिबल एसेट। अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास से कितना लगता है, तो ये है 25%। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन। किस संपत्ति पर ह्रास से मिलेगा, तो जो एनिमल्स हैं, टी ब्रशेज हैं, या गुडविल हो गया, चाहे पेटेंट हो गया, इन चारों में जो एनिमल्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बाकी इन सब पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है, इनकी वैल्यू जो अमोर्टाइज किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अंडर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास से किस पर मिलता है, तो ये लगाया जाता है रिटन डाउन वैल्यू पर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो गया या फिर आपको लगेगा कि कुछ और क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।